अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। मौजूदा दौर में सियासत सिर्फ इंतखाबात में कामयाबी और इक़्तिदार के हसूल की जंग बन चुकी है। मरीम नवाज़ ने एक धुआंधार इंटरव्यू में कहा है कि इनकी जमात फ़ौज से बात करने के लिए तैयार है और अपोजिशन के इत्तेहाद PDM के प्लेटफॉर्म से बातचीत पर गौर किया जा सकता है, लेकिन शराइत यही हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा जाए। मरीम नवाज़ ने दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके करीबी साथियों से बातचीत के लिए राब्ते किए गए हैं, मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आइन के दायरा कार में रहते हुए। अगर कोई क्रीज से निकल कर खेलने की कोशिश करेगा, जो आइन ने वाज़ह कर दिया है, इसमें रह कर बात होगी और वो बात अब आवाम के सामने होगी, छुप छुपा कर नहीं होगी। मरीम नवाज शरीफ ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि वो तमाम स्टेक होल्डर से बात कर सकती हैं, ताहम जब उनसे पूछा गया कि क्या वो हुकूमत के साथ बात करने को तैयार हैं, तो उनका कहना था कि डायलॉग तो अब पाकिस्तान की अवाम के साथ होगा और हो रहा है, और इतना अच्छा हो रहा है कि जो भी फोर्सेस हैं और जाली हुकूमत वो घबराए हुए हैं, और इतना घबराए हुए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे रद्द अमल देना है, और घबराहट में वो इस किस्म की गलतियां कर रहे हैं कि अकल हैरान रह जाती है। इस मुल्क के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स अवाम हैं। मरीम नवाज़ का ये भी कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत बंद गली की जानिब नहीं जा रही। मेरा ख्याल है कि बंद गली की तरफ वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने ये मसनूई चीज़ें बनाने की कोशिश की। हम तो जहाँ जा रहे हैं, चाहे वो गुजरांवाला है, कराची है, कोयटा है या गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह एक ही बयानिया गूंज रहा है, और वो है वोट को इज्जत दो और रियासत के ऊपर रियासत मत बनाओ। इस बात पर कि बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया है कि वो नवाज शरीफ की जानिब से इंतखाबात में फ़ौज की मुदाखलत के सबूत सामने लाने के मुंतज़र हैं। मरीम नवाज़ का कहना था कि मियाँ साहब ने बात बाद में की है और सबूत खुद अवाम के सामने आए हैं। शौकत सदीकी, जज अरशद मलिक और डॉन लीग्स की हकीकत आपके सामने है। जब आप एक चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं करते, तो वो डॉन लीग्स जैसी एक झूठ पर मबनी चीज़ खड़ी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना मौक़िफ़ है, जो मियाँ साहब ने वाज़ह कर दिया है कराची में अपने शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के लिए IG सिंध पर अस्करी हुकाम की जानिब से डाले जाने वाले दबाव और इसकी तहकीकात के बाद ISPR की जानिब से जारी प्रेस रिलीज पर रद्द अमल देते हुए मरीम ने कहा, इस प्रेस रिलीज से अवाम को जवाब नहीं मिले। मजीद सवालात खड़े हुए हैं। आप कौम को ये कह रहे हैं कि कुछ जज्बाती अफसरान ने अवामी दबाव का रद्द अमल देते हुए ये किया। कौन सा अवामी रद्द अमल था? वो जाली लोग जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया और फिर मुद्दई ही भाग गया। इन 3-4 लोगों के दबाव को आप अवामी दबाव कहते हैं? उन्होंने कहा कि अवामी रद्द अमल का जवाब देना आइन के मुताबिक इदारों का काम नहीं, मुंतखब हुकूमत का काम है। इदारों का काम अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां निभाना है, ना कि जज्बात दिखाना। इदारों का काम जज्बात के साथ नहीं है, और इनका काम है अपनी आइनी और पेशा वराना जिम्मेदारियां निभाना। इसमें जज्बात का कोई अमल दखल नहीं, और अगर वाकई किसी ने ये जज्बात में आकर किया है, तो ये तो इदारे के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मैं समझती हूं कि ऐसा नहीं हुआ, चंद जूनियर अफसरान को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। ये गलत बात है। यहाँ ये बात याद करवा दूं कि नवाज शरीफ ने भी कराची वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट को एक कवर अप कहा था, जिसका मकसद जूनियर्स को कुर्बानी का बकरा बनाना और असल मुजरमों को बचाना है। अपनी ट्वीट में उन्होंने रिपोर्ट रिजेक्टेड लिखा था, यानी इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद की जाती है। 29 अप्रैल 2017 को उस वक्त के DG ISPR ने डॉन लीग्स की इंक्वायरी के मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक नोटिफिकेशन को लगभग इन्हीं अल्फाज में मुस्तरद करते हुए ट्वीट की थी, नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। नवाज शरीफ की ट्वीट से कबल ISPR की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया था कि एक इंक्वायरी के नतीजे में खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान रेंजर्स के उनके अहलकारों के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है, जिन्होंने बानी पाकिस्तान के मज़ार की बेहरमती के वाक़े पर अवामी दबाव के तहत ज़्यादा ही जोश का मुजाहरा करते हुए खुद कदम उठाने का फैसला किया। ISPR के मुताबिक इन तमाम अफसरान को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों से सख्तबदोश करते हुए उनके मामला GHQ के सुपुर्द कर दिए गए हैं।
رپورٹ آ گئی, نواز شریف نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور بلاول نے خیر مقدم کر دیا, مگر ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے. بہت سے لوگ اس بات پر سر دھنتے نظر آتے ہیں کہ فوج کی جانب سے انکوائری کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ بالآخر وفا ہوا اور انصاف کا بول بالا ہوا, جبکہ بہت سے اس بات پر ناراض ہیں کہ جو افسران اور اہلکار اس معاملے میں ملوث نکلے نہ تو ان کے نام سامنے لائے گئے, اور کیا ایک پولیس افسر کو اغوا کرنے کی سزا صرف عہدے سے سبکدوش کیا جانا ہے. کچھ اینکر جن میں کامران خان صاحب پیش ہیں, جو کیپٹن صفدر کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر کی منسوخی اور سیکیورٹی اہلکاروں کو عہدے سے ہٹانے پر کچھ زیادہ خوش دکھائی نہیں دیے, پر لوگ بھی لا علم نہیں, انہوں نے بھی ان کو یہ یاد کروانا شروع کر دیا کہ سندھ آئی جی کے اغوا کی کہانی گھڑی نہیں گئی تھی بلکہ اس میں کچھ حقیقت بھی تھی, تبھی تو ایکشن لیا گیا. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ میں اس معاملے پر ایکشن لینے کا مطالبہ کیا تھا اور اب مجھے خوشخبری ملی کہ چیف آف آرمی سٹاف نے انکوائری بھی کی اور ایکشن بھی لیا. ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اس قسم کے ایکشن سے اداروں کی سالمیت میں اضافہ ہوتا ہے اور جمہوری طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہوں اور ایکشن لیا جائے. جمہوریت کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا پڑے گا. دوسری جانب بہت سے لوگوں کی یہ رائے بھی ہے کہ رپورٹ میں یہ کہنا کہ آئی ایس آئی رینجرز کے افسران کو تحمل اور احتیاط سے کام لے سکتے تھے اس واقعے کی سنگینی کو کم کرنے کے مترادف ہے. یہ ایک ایسا واقعہ جس نے سول اداروں اور قانون کی بالادستی کے تصور کی تضحیک کی, نامعلوم افسران کو نامعلوم عہدوں سے ہٹا کر نامعلوم انکوائری کے لیے جی ایچ کیو بھیج دیا. اینکر حامد میر وہ شخص تھے جنہوں نے سندھ آئی جی کے مبینہ اغوا کی خبر ٹویٹر پر سب سے پہلے شیئر کی تھی. آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز کے اجراء کے بعد انہوں نے ٹویٹ کی اور ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوئے جنہوں نے ان کی اس ٹویٹ کے جواب میں انہیں برا بھلا کہا تھا. پی ڈی ایم کے ترجمان اور اے این پی کے رہنما میاں افتخار حسین نے انکوائری رپورٹ کو جمہوری قوتوں کی فتح قرار دیتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم نے انکوائری رپورٹ منظر پر لانے کا مطالبہ کیا تھا, جو کہ پورا ہوا. خوشی ہے کہ انکوائری کی رپورٹ جلد منظر عام پر آ گئی ہے. واقعے کے ذمہ داران کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ان کا کہنا تھا کہ انکوائری رپورٹ پر کئی تحادیوں کو تحفظات ہیں جن پر پی ڈی ایم اجلاس میں مشاورت کی جائے گی. دوسری جانب نون لیگ نے کراچی واقعے سے متعلق رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو عدالت میں کھڑا کیا جا سکتا ہے تو رپورٹ کو بھی پبلک کیا جا سکتا ہے. عوام کو حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے ورنہ ابہام رہ جائے گا. اس حوالے سے دلچسپ مطالبہ وزیر اطلاع شبلی فراز اور وزیر شپنگ علی زیدی کا لگا, جو ان پولیس افسروں کے خلاف کاروائی چاہتے ہیں جنہوں نے احتجاج کیا اور چھٹی کی درخواستیں دی تھیں. شاید ان کا بڑا نشانہ انسپیکٹر جنرل ہوں جنہوں نے پہلا احتجاج کیا, دوسرے افسروں نے تو ان کی پیروی کی تھی. لیکن یہ شاید بھول گئے کہ فوجی تحقیقات کے نتیجے ہی میں یہ ثابت ہو گیا کہ جن حضرات نے الزام لگائے وہ درست ثابت ہوئے. اور اب بڑا الزام یہ بھی ہے کہ خود محترم علی زیدی اور سندھ اسمبلی کے اراکین تحریک انصاف تھانے میں بیٹھ کر دباؤ ڈالتے رہے اور اس سارے عمل کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی. ان کو تو زیادہ خاموشی اختیار کرنا چاہیے تھی, لیکن وہ اور ہی مطالبے کر رہے ہیں. یوں بھی اگر انکوائری رپورٹ سامنے آ جائے اور اس میں محترم گورنر سندھ کا کردار بھی سامنے آ گیا تو پھر ہمارے تحریک انصاف والے حضرات کیا کریں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار بہت متنازع رہا, جس کو ہر حالت میں درست ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا نہ تو سیاست سے کوئی تعلق ہونا چاہیے, نہ ہی اس کو سول حکومتوں کو بنانے بگاڑنے میں کردار ادا کرنا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق پاکستان میں سویلین بالادستی ہونی چاہیے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے مسائل کا حل صرف یہی ہے؟ ایسا نہیں ہے, اور یہ ہمارے سیاستدانوں اور عدلیہ سمیت دوسرے اداروں کو بھی سمجھنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہو جائے لیکن سیاستدان اور سول حکومتیں اپنا رویہ نہ بدلیں تو کیا مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا کرپشن اور خراب طرز حکمرانی کا تعلق بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہے؟ کیا یہ بات درست نہیں کہ اگر اس ملک کی عدلیہ ٹھیک ہوتی تو نہ اسٹیبلشمنٹ اپنی حدود سے تجاوز کرتی اور نہ ہی سول حکومتیں عوام کی خدمت کی بجائے کرپشن، اقربا پروری اور نااہل حکمرانی کو اپنا حق سمجھتی؟ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو درست ہونا ہے تو سول حکومتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آئین اور قانون پر مکمل عمل کرتے ہوئے دن رات عوام کی خدمت کریں. یہ کہنا کہ الیکشن جیت کر 5 سال کے لیے
हक के हुक्मरानी मिल गया और अब जो मर्जी करें, किसी को पूछने का कोई हक हासिल नहीं होना चाहिए, ऐसा ना तो आइन कहता है और ना ही इखलाकियात का ये तकाजा है। जमहूरियत का राग अलापने वाली सियासी जमातों को अपने अंदर जमहूरियत लाना होगी ताकि सियासी जमातें मखसूस खानदानों की डिक्टेटरशिप से आज़ाद हों और वही रहनुमा आगे आएं जो अवाम की खिदमत के अहल हों। तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें, उसके अदलिया का किरदार बहुत अहम है जो वो अदा करने में नाकाम रही और जिसकी वजह से हमें इन हालात का सामना है। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मरियम नवाज का इन हाउस तब्दीली या माइनस इमरान खान फार्मूले की बात करते हुए कहना था कि माइनस इमरान देखा जाएगा, मैं इस बारे में मजीद कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जब वक्त आएगा देख लेंगे। इस हुकूमत के साथ बात करना भी गुनाह है। इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इमरान खान और हुकूमत को घर जाना होगा और नए शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं और आवाम की नुमाइंदा हुकूमत आए। पीटीआई और दीगर जमातों के साथ मुफाहमत का रास्ता खुला रखने पर बात करते हुए मरियम ने कहा कि मेरी नज़र में इमरान खान और पीटीआई कोई बड़ा मसला इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इन्हें सियासी लोग नहीं समझती। मेरा और मेरी जमात का मुकाबला इस सोच के साथ है जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं। वो हर उस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं जिसका पाकिस्तान से खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं समझती हूँ कि तहरीके इंसाफ के साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद इन्हें माफ़ी देने के मुतरादिफ होगा, जो मेरी नज़र में जायज़ बात नहीं है। मेरी नज़र में अब इनके एहतसाब का वक्त है, उनके साथ इल्हाक का वक्त नहीं। ये उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद का वक्त नहीं। अब जबकि वो कमज़ोर हो गए हैं ताहम बाकी जमातों के साथ बात की जा सकती है। इस सवाल पे कि क्या गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए कानून साजी में मुस्लिम लीग हुकूमत का साथ देगी। मरियम नवाज का कहना था कि जिस तरह उन्होंने नवाज शरीफ के दीगर मंसूबों पर अपनी तख्ती चिपका दी है, वो कोशिश उन्होंने यहाँ भी की है, लेकिन लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि ये मंसूबा किसका था। मुझे उम्मीद है कि जब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग नून और शेर पर एतमाद करेंगे तो ये सूबा भी मुस्लिम लीग नून बनाएगी, बल्कि उसके साथ जो आइनी इस्लाहात की ज़रूरत है यानी NFC अवार्ड के तहत इसके शेयर देना वो भी नून लीग देखेगी। उन्होंने मज़ीद कहा ये मामला पार्लिमान में नहीं लाएंगे, ये काम भी नून लीग करेगी क्योंकि ये सिर्फ इनका इंतखाबी वादा है। इस सवाल के जवाब में कि वो अपनी तकरीरों में अपनी नवाज शरीफ की बात ज़्यादा क्यों करती हैं मगर अवामी मसाइल की कम, इस पर मरियम नवाज का कहना था कि मैं जहां भी जाती हूं मुझे नवाज शरीफ के हामी दिखाई देते हैं और अगर मैं इन्हें वो नहीं सुनाऊंगी जो वो सुनने आए हैं, जो पाकिस्तान सुनना चाहता है, तो मैं और क्या बात करूं। मैं इमरान खान का नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन वो हर उस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं जो इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। तो जब हम देखते हैं आटा, चीनी, गैस, बिजली महंगी होने की बात करती हूं तो और किसका नाम लूं अगर इमरान खान का नाम ना लूं। और सबसे बड़ा अवामी मसला यह है कि उनका वोट चोरी किया गया है। ये खुद ही चीज़ें मार्केट से गायब करते हैं और फिर महंगाई करके वो वापस मार्केट में ले आते हैं। ये नोटिस लेते हैं और चीज़ें महंगी हो जाती हैं। उन्होंने कहा माशी सूरत हाल इन नालायकों के हाथों बेहतर नहीं हो सकती। ये हाल होता है जब आप लोगों के वोट चोरी करें। और याद रहे कि पाकिस्तानी फौज की मौजूदा क़यादत पर नवाज शरीफ ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि आर्मी चीफ उनको वजारत उज़्मा से हटाने के लिए बराह रास्त जिम्मेदार हैं। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए कहा था कि इसमें पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ भी शामिल थे। हकीकत में नून लीग का मुज़ाहमती बयानिया जिस तरह फैला है और जवाबन एक रद्द अमल आया है, उससे तो साफ लग रहा है कि सियासत तसादुम की तरफ जा रही है। हुकूमत अपोजिशन से मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखती है और ना ही ये चाहती है कि अपोजिशन और रियासती इदारे आपस में किसी राब्ते में हों या मुज़ाकरात करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बयान में साफ तौर पर कह चुके हैं कि रियासती इदारों के सरबराहों को अपोजिशन लीडर से नहीं मिलना चाहिए। बेशक इस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ लोग इमरान खान के खिलाफ भी हैं मगर ज़्यादा ताकतवर इमरान खान साहब के दोस्त नजर आते हैं। पर अगर वाकई ओपोजिशन हुकूमत और रियासती इदारों में मुज़ाकरात ना हुए तो बहुत बड़ा सियासी डेडलॉक पैदा होगा जिसका नतीजा तसादुम की सूरत ही निकलेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।